बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। और नाज़रीन, अगर आज पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल जो है, हमारी यूथ जो कि हमें बहुत अजीज़ भी है, अगर किसी से पूछें कि क्या उसके इरादे हैं तो वो फ़ौरन जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की, ख़ुसूसी तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेगा कि वहाँ पर जाकर सेटल होना चाहेगा अपनी स्टडी के लिए, अपनी जॉब के लिए, कुछ माशी हालात पाकिस्तान के कह ले, या वैसे बात करें कि हर एक का अपना ख्वाब। तो इसी हवाले से मुख्तलिफ़ फेज़ेस में जो है वो स्टूडेंट्स को और जॉब के लिए जाने वालों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कुछ आप कह लें कि अवेयरनेस इतनी नहीं है। कुछ नौसरबाज जो हैं वो एक बड़े बागात दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर बेचारे लुट जाते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सर शारले, जिनका एक्सपीरियंस भी जो है वो बोलता है। और अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो बड़े लोगों को गाइड करते भी नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आती, वो फिर खुद अपनी मौत को जो है वो गले लगाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल कि अगर हम बाहर जाने की बात करें स्टडी के लिए या जॉब के लिए, तो जब किसी स्टूडेंट से बात की जाए वो यूरोप का नाम लेगा। जी सर। कि उसकी कोशिश होगी कि मैं यूरोप चला जाऊं, और किसी भी कंट्री में, जैसे सरफरिस्त जो है कनाडा, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइल्स आ जाता है, जी मैंने आइल्स करना है। जी जी। अब सुनने में आता है या देखते हैं कि ये OET क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस सेगमेंट रखा है सो दैट लोगों को और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके। अगर हम आइल्स और OET की बात करें तो जनरली देखा जाए तो दोनों ही इंग्लिश टेस्टिंग टेस्ट हैं। जब हम नकल मकानी हैं, जिसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं, किसी भी आप सूरत में करें, तो उसमें जिस भी आप कंट्री में जाते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब यहाँ पर आएंगे, चाहे कैटेगरी कोई भी हो, स्टूडेंट की है, इमिग्रेशन की है, मगर आपने अगर वहाँ पर रहना है तो आपको ज़ुबान तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह सर जी, जहाँ से ये लोग आइल्स करना चाहते हैं, OET करना चाहते हैं, क्योंकि अब लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी रिक्वायर होती है। आप उनके मुल्क में जब जाएंगे तो आपको कम से कम एक बेसिक लेवल की क्वालिफिकेशन आनी चाहिए। अब उस चीज़ को सामने रखते हुए ये 2 टेस्ट मरतब किए गए हैं, या ये जनरली नोन है। आइल्स तो मशहूर ज़माना है क्योंकि ये बहुत पुराना टेस्ट है, ज़बान ज़दे आम है, आइल्स करना है, आइल्स करना है। लेकिन आपने स्टूडेंट वीज़े पे जाना है आइल्स, आपने इमिग्रेशन करनी है आइल्स, आपने अगर विजिट पे स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं तो आइल्स। इसलिए अब आइल्स तो ऑलमोस्ट किसी को बताना भी नहीं पड़ता, जब आइल्स का नाम आता है तो लोग खुद ही जान जाते हैं कि कोई इंग्लिश का टेस्ट है। अगर हम OET को साथ कंपेयर करें, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया है तो इंग्लिश का टेस्ट, मगर OET स्पेसिफिक है। ओके। OET सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ये उनके लिए डिज़ाइंड है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊँ तो ये ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। ऑक्यूपेशन वर्ड से मैं पता लगता है कि किसी खास शोबे से ताल्लुक़ रखती है। तो ये मेडिकल के लोगों के लिए बना हुआ है। आइल्स तो ये जनरल है, ये जिसने भी जाना है वो आइल्स का पेपर दे सकता है। अच्छा, अभी आपने बात की कि OET जो है वो मेडिकल के प्रोफेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए है। आइल्स करने वाला मेडिकल के प्रोफेशन में नहीं जा सकता। अगर एक डॉक्टर की बात करें, एक नर्स की बात करें, या हेल्थ से रिलेटेड लोगों की बात करें, तो क्या वो आइल्स करके वो उस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप ये कह लें कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके पास अब 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे वो आइल्स कर लें, चाहे वो OET कर लें। अगर वो OET करते हैं तो वो पेपर डिज़ाइन उनके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं, अगर जैसे अब आप ये मार्केटिंग से या मीडिया से रिलेटेड हैं, अगर मैं आपसे इस तरह के सवाल पूछूं तो आप बहुत अच्छा आंसर करेंगे। बिल्कुल। बजाय इसके अगर मैं आपसे कोई जनरल नॉलेज का सवाल करूँ, तो बस यही फ़र्क है। तो बाकी जो मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं रखते वो उनके लिए वो टेस्ट वैलिड नहीं है, वो फिर आइल्स ही करेंगे। अच्छा, उनके लिए वो वैलिड नहीं है, यानी कि आइल्स जो है वो दोनों कर सकते हैं। एग्जैक्टली। OET जो है वो हेल्थ प्रोफेशन वाले ही करेंगे। अच्छा, अगर बात करें हम, इस वक्त मैंने पहले भी जिस तरह बात की कि कनाडा के लिए इमिग्रेशन की बहुत डिमांड है, मेरी कोशिश है, आपकी कोशिश है कि यार कनाडा में सेटिंग हो जाए। क्या OET की बेस पे अगर हम इमिग्रेशन की अप्लाई करते हैं, या कोई नर्स जाना चाहती है कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊं या कुछ इस तरह, तो OET उसके लिए कितना हेल्पफुल है? इमिग्रेशन के लिए भी, जॉब के लिए तो ज़ाहिर बात है कि किया होगा। तो फिर इसमें इस तरह सर जी, जब भी आप किसी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं
तो अगर आपको लैंग्वेज के लिए कुछ चाहिए तो जाहिर सी बात है डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल। अगर आपने कनाडा का जिक्र किया है, कनाडा का एक अपना इंग्लिश का टेस्ट है, उसका नाम सेलपेप है। इसी तरह जैसे हर कंट्री ने अपने अपने डिज़ाइन किए। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए ने एक अपना डिज़ाइन किया, उसको वो टोफल बोलते हैं। तो आईएलटीएस तो बेसिकली कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अगर मैं इसकी ऐसे मिसाल दूँ, आप जब इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट दी होती है आप किस शोबे में अप्लाई करेंगे और किस तरह के इंग्लिश के टेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कनाडा में सेलपी भी एक्सेप्ट करते हैं, ओईटी भी एक्सेप्ट करते हैं और आईएलटीएस भी। अगर फॉर इमिग्रेशन ओईटी एक्सेप्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, देखिए ना, इमिग्रेशन क्या होगा कि वो अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, वो जॉब उनकी बाद में इमिग्रेशन में कन्वर्ट होगी। ओके। अगर वो डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, प्रोफेशन में अप्लाई नहीं करते, फिर उनको आईएलटीएस ही करना पड़ेगा। फिर आईएल्ट्स ही करना पड़ेगा। ओके। ये कह लें कि डिफरेंट रूट्स हैं, आपने डायरेक्ट इमिग्रेशन लेनी है या आपने प्रोफेशन के थ्रू इमिग्रेशन लेनी है। ओके। So अच्छा, अभी बात आपके ऑफिस में ही बैठे हो रही थी कि कनाडा जो है वो पाकिस्तान से नर्सेज को जो है वो ज़्यादा यानी कि यहाँ से उसकी हायरिंग नहीं है, उसको रूट कोई और लेना पड़ेगा। सर इसमें रूल्स चेंज होते रहते हैं इमिग्रेशंस के। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रूल्स अप्लाई करते हैं। कनाडा ने भी रिसेंटली जो है ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन किया रूल्स में, ख़ासतौर पे मेडिकल के लोगों के लिए। Okay. अभी उन्होंने मैंने उस पर भी कोई इतनी डिटेल सर्च नहीं किया, मगर सुनने में मैंने ये आया था कि अगर कोई भी आप मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे से हैं, चाहे आप कंप्लीट नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कोई आपने लाइक टेक्नीशियन का कोर्स भी किया हुआ है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो इस वक्त रिलैक्स कैटेगरीज़ के अंदर है। हाँ, ये है कि कनाडा का प्रोसेस थोड़ा लंबा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसमें स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन ज़्यादा है। वो लोग कई बार जब कोई रूट जाते हैं। हाँ, रूट जब लेते हैं, लोगों को होता है जी रातों रात काम हो जाए, बिल्कुल सबर नहीं है ना, तभी तो वो एजेंटों के हाथों बेचारे फंसते हैं। अच्छा, एक आप तो खैर ये हम इंग्लिश टेस्ट से मेरा ख्याल इमिग्रेशन की तरफ चले गए हैं। एक और सवाल आपका से रिलेटेड ही है कि खुद अप्लाई किया जा सकता है या लाजमी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं उनसे बात की जाए कि वो मेरी जो है केस तैयार करें, या खुद भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? सर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगेन हिट एंड ट्रायल एक मेथड हम वर्ड यूज़ करते हैं। कई बार हम पूरी रिसर्च नहीं करते और बस अप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में फ्लॉ होते हैं। सिंपल सी एक बात करें, अगर मैंने एक कवर लेटर किसी को क्या लिख दें, अगर उनको ये नहीं पता कि कवर लेटर में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए तो वो कवर लेटर इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह जब डॉक्यूमेंटेशन होती है कंसल्टेंट्स का, क्योंकि रोज़ का काम होता है, उनको बारीकियों का पता होता है कौन से लफ्ज़ लिखने हैं, कहाँ पे कौन सी डिटेल्स लिखनी है। जब कैंडिडेट खुद करता है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से वो मार खा। यहाँ तो वो पहले रिसर्च करें, अच्छे से स्टडी करें। अब इसका इफेक्ट क्या आता है? इसका इफेक्ट क्या आता है कि केस ख़राब हो जाता है। आप अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है फाइल पे। ऑब्जेक्शन वाली फ़ाइल को फिर ठीक कराने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसकी स्क्रूटनी और ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होगी। Exactly. अच्छा सर, ये एक और बात कि फीसिस और डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या रीज़न है कि आइल्स की बात करें तो 70,000 मेरा ख्याल इसकी टेस्टिंग फ़ीस है, और अगर हम ओईटी की बात करें तो वो 1 से ऊपर चली जाती है तकरीबन इसके सवा इसकी। क्या इसमें है दोनों में? इसमें सर एज सच कोई लॉजिकल रीज़न तो नहीं है, ये तो डिपेंड करता है जिन्होंने टेस्ट डिज़ाइन किया है। मगर अगर मैं इसको अपने एंगल से देखूं तो क्योंकि एक प्रोफेशनल टेस्ट है ओईटी, इसमें वही लोग इस टेस्ट को लेते हैं जो प्रोफेशन में आ चुके होते हैं, वो अर्निंग हैंड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, किसी की हम बात कर लें, यानी मगर कि जो कमा रहे हैं उनसे खींचने हैं। तो जो आइल्स है वो तो स्टूडेंट भी करते हैं, जॉबियंस भी करते हैं, तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई द फीस इज लेस, कुड बी, बट दैट्स जस्ट माय लॉजिक। अच्छा, इनकी कोई टाइम लिमिट है कि आइल्स किया है या मैं एक ही दफ़ा करूंगा और मेरा आगे कंटिन्यू होगा मुकम्मल? मैं किसी भी कंट्री चला जाता हूं, उसके बाद फिर मैं वहां से मूव होना चाहता हूं किसी और कंट्री में, इंग्लिश कंट्री के अंदर, तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड है या एक दफ़ा करना ही बस ठीक है? नहीं सर, इन दोनों एग्ज़ाम्स की वैलिडिटी है 2 इयर्स की। 2 इयर्स की। जिस दिन आप एग्ज़ाम लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आज आपने दी है, जो भी आज की डेट है, आज की डेट से लेकर नेक्स्ट 2 इयर्स तक ये वैलिड होता है। उसको आप कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये कि वो कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करती है उस वाले एग्ज़ाम को। हाँ ठीक है। आप इसको कह लें कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, बट जब आपकी एक्सपायरी हो जाती है फिर ये सर्टिफिकेट वेस्ट है।
फिर ये वेस्ट है। हाँ जी। यानी कि मुझे अगर मैं किसी कंट्री में जाता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे अगर 2 साल गुजर चुके हैं तो फिर आगे जाने के लिए मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, अगर उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। अब इसमें ये भी चीज़ें होती हैं, जब आप ऑलरेडी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में होते हैं और आप वहाँ से किसी और कंट्री में मूव होते हैं, अब अगेन वीज़ा कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें फिर एग्जम्पशंस मिलती हैं आपको। अगर आप जैसे स्टडी वीज़ा पे हैं और आप 2 साल से एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप अपनी सिर्फ यूनिट्स ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो कई बार आपकी इंग्लिश की एग्जम्पशन होती है। ओके। वो ये फिर कंट्री टू कंट्री रूल्स वेरी करते हैं। अच्छा, आप इस प्रोफेशन से हैं और अभी मैं जब आपके ऑफिस का विज़िट किया तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मैंने देखे लोग। आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि लोगों को बाहर जाने के लिए, जिस तरह मेरे जैसे जो नालायक हैं नहीं ना ही पढ़ना पड़े तो बेहतर है। मेरी कोशिश होती है कि बस ना नंबर अच्छे आ जाए, पढ़ना चाहे पढ़े ना पढ़े वो है। तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा क्या आप मशवरा देते हैं? सर अगर हम OET और IELTS की बात करें तो OET तो ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, वो तो एक बिल्कुल साइड पे हो गया ना कि हाँ, वो सिर्फ उन प्रोफेशंस के लिए है जो मेडिकल के शोबा से था। अगर हम सिर्फ किसी इंग्लिश टेस्ट की बात कर लें, क्योंकि सिर्फ IELTS नहीं और भी बहुत से टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल एक PT का टेस्ट है, PT का ये है, और टॉल्फ है मेरा ख्याल, TOEFL भी है, TOEIC भी है, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट। मगर स्टूडेंट हमेशा लाइक इजी वे को ढूंढते हैं। इसमें अगेन मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कंट्री टू कंट्री बड़ा वेरी करता है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ टेस्ट ऐसे जिनकी क्रेडिबिलिटी कम है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है लैंग्वेज सर्ट, एक टेस्ट है डुओलिंगो, ये भी लोग करके बाहर जा सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ IELTS ही एक्सेप्ट करती हैं। ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं चले जी लैंग्वेज सर्ट कर लें, डुओलिंगो कर लें, IELTS कर लें, PT कर, ऑप्शंस होती हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर हम इजी की तरफ आएँ तो इसमें एक्चुअली इजी का मतलब ये है कि अगर आपको कम बैंड चाहिए तो। अच्छा, आपने नाम रखा फ्यूचर लर्निंग सेंटर, और मैं देख रहा हूँ कि टेबल पे बुक्स भी पड़ी हुई हैं, कुछ हैंड और जो हैं वो नोट्स हैं, ये सारे आपके अपने तैयार करदा है या ये हमने कंपाइल किए हुए हैं? अच्छा हाँ, क्योंकि जो IELTS का मटेरियल है वो रेडिली अवेलेबल है। इसकी एक्चुअली तैयारी जो है वो पास्ट पेपर से होती है। ओके। कैम्ब्रिज जो पास्ट पेपर्स रिलीज़ करता है उससे उनको हमने एक्चुअली कंपाइल किया हुआ है। ये अभी हम एज़ पर द नीड कंपाइल करते हैं। लाइक जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है, जो पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसके मुताबिक फिर हम बुक्स को ही चेंज करते रहते हैं, फिक्स नहीं होता। तो वो क्योंकि एक कोचिंग सेंटर है, हमने तैयारी करवानी होती है जिसमें कम बैंड वाले स्टूडेंट, हाई बैंड वाले स्टूडेंट हैं। हमने फिर अपने हिसाब से बुक्स को कंपाइल करके मिक्स किया हुआ है ताकि दोनों चीज़ें कवर हों। अच्छा, ये मुझे एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा जो मुझे थोड़ा सा ना तंग कर रहा है या मेरे जहन में ये चल रहा है कि हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस की जो है ना वो बड़ी भरमार है। वो ऑनलाइन करें जी, फ्री IELTS करें, फ्री जो है वो OET करें, और फ्री वो एक ना बूफे लगा हुआ है कि आप किसी YouTube खोलें तो पता चलेगा कि ये फ्री वाले हैं, ये 1 महीने में करवा देते हैं, ये 10 महीनों में करवा देते हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि अगर इतना ही आसान है करना तो फिर ये इतने बड़े कोचिंग सेंटर और फीसें ये क्यों हैं? सर ये सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टूल्स हैं। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और बारहा आते हैं जो कि ये फ्री क्लासेस ले चुके होते हैं, और वो फिर जब आते हैं तो वो खुद आके बताते हैं कि हमने पढ़ा, हमें सही समझ नहीं आई, हमें सही फीडबैक्स नहीं मिले हैं। तो कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने के बस तरीके होते हैं, या फिर ऑब्वियसली जब आप फ्री सर्विस देते हो तो शायद उस तरह से आप स्टूडेंट को बैकअप नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली फिर उस पर स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब तक पुश ना किया जाए वो पढ़ते नहीं हैं। इवन चाहे प्रोफेशनल्स भी हैं, लाइफ इतनी टफ है आजकल तो पुश करना पड़ता है। तो फिर कोचिंग सेंटर्स की अपनी ज़रूरत रहती है, मगर वो अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सही नहीं कर रहे हैं। मगर वैसे भी ये एक ह्यूमन नेचर है, जहाँ पे फ्री या सेल का बोर्ड होता है, रश वहीं पे बूफे लगा होगा तो रश लगेगा। मगर अच्छा, सॉरी आपको कट किया, अगर क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली फिर आप देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारे जो मुल्क के हालात हैं, ख़ुसूसी तौर पे फाइनेंशियली कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेहनती भी हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं, हर किसी की ख्वाहिश है कि अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर किया जाए। लेकिन जो दूर दराज के इलाकों के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह हम बात करें बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ पे कोई इस तरह की एज पर जो है ना वो फैसिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल सही, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? सर आपने थोड़ी देर पहले यूट्यूब का जिक्र किया था।
मेरे अपने बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े हैं, मैंने वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं देख के आया। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपने कहा है ना, ये इसी चीज़ को कवर करने के लिए मेरे पास कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वो नीचे जो उस पर कमेंट्स होते हैं, कमेंट सेक्शन, स्टूडेंट्स अगर उस पर कोई चीज़ पूछते हैं ना तो हम उसको उसका जवाब देते हैं। हम ये नहीं कहते कि बस हमने वीडियो डाल दी तो इग्नोर किया। अब हालांकि हमें नहीं पता होता कौन है, कहाँ पे है और क्या, लाइक कुछ पेमेंट की कोई बात नहीं हुई होती है। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त पैसे लेके काम करना है, ये कह लें कि खिदमत है। जो आ सकता है ज़रूर है, ऑनलाइन क्लासेस पे लेते हैं, मगर हम एक फ्री सोर्स पे रखा हुआ है कि अगर कोई खुद से करना चाहता है ज़रूर करें, और अगर हमें कोई अप्रोच करता है और वो नहीं अफोर्ड करता तो हम ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। अगर हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं करते हैं, और जो भी हम कर सकते हैं। बट इवेंचुअली इसमें होता ये है कि जब आपने बाहर जाना है, इसकी आगे फीसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे टेस्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा फीस, तो इसमें तो वैसे ही लाखों रुपए लगते हैं। यानी कि आप देख लेते हैं कि है तो जाएगा। इसमें आमतौर पे वो लोग आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, सिंपल ऐसा। नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने देखा कुछ इस तरह के नीडी स्टूडेंट्स भी होते हैं, नहीं उनको ज़रूर कैटर करते हैं। देखें ना, कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स पे जा रहे होते हैं, तो जो ऐसे स्टूडेंट आते हैं हम उनकी ज़रूर हेल्प करते हैं। लाइक फिर हम उनसे पैसों की बात नहीं करते हैं। अच्छा, देखिए ना, सर्विस देनी है स्टूडेंट को। तो एक आखिरी सवाल फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिया है, कीमती टाइम है आपका। मेरे जैसा जो स्टूडेंट है एवरेज, बस इस शोबे में आ चुका है सर, तो कितनी देर में एक स्टूडेंट आप एवरेज के क्लियर कर सकता है इन दोनों टेस्ट्स को? ठीक है, मैं आइल्स की पहले एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा इसमें चीज़ 3-4 एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। अगर आप मैट्रिक उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने इंटर किया हुआ है और आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट आम तौर पे 3 महीने के अंदर रेडी हो सकता है, क्योंकि बेस उर्दू मीडियम की होती है तो टाइम लगता है। अगर यही मेरे पास एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और उसने इंटर किया होता है तो वो 1.5 से 2 माह में तैयार हो जाते हैं एवरेज। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉबियंस हैं, जैसे आपने अपना जिक्र किया, 10 साल हो गए फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, किताबों को हाथ नहीं लगाया है। हमारे पास ऐसी ही कुछ फीमेल्स आती हैं। सॉरी, मैंने 10 साल पहले भी नहीं लगाया और मैं यहाँ पे आज जो है ना मीडिया के अंदर बहुत हमारे, माफ़ कीजिएगा अगर सुनने वाले मेरे सीनियर सुन रहे हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैंने 10 साल पहले भी नहीं लगाया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें देखें, ऑन एवरेज मैं अगर बात करूँ तो 3 माह का आप टाइम रखें, प्रोवाइडेड अगर आप डेली जो हम काम दे रहे हैं वो कर रहे हैं तो ये 90 डेज बनते हैं। अच्छा, जिस तरह सॉरी अभी आपका सवाल एक और आ गया आपकी बात से, कि जिस तरह हमें होमवर्क मिलता है, जी। वो स्कूल में करते थे, फिर उसको जो है वो रिपीट करना, पढ़ना, स्टडी, यानी कि आप जो है इस तरह बाकायदा करवाते हैं? हाँ जी सर, देखें ना, इसमें अगर आप सिर्फ क्लास पे डिपेंडेंट है ना, तो फिर तो टाइम 3 का 6 कर लें, डबल टाइम हो जाएगा। अगर हम आपको काम दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो फिर इसको जल्दी कवर करते हैं आप। काम तो सेल्फ स्टडी इसमें बहुत ज़रूरी है, लेक्चर के अलावा यू नीड टू स्टडी। ज़बरदस्त, यानी कि प्रॉपर जो है वो फ्यूचर लर्निंग सेंटर के अंदर आप इनको मुकम्मल तौर पे, जितने भी कोचिंग सेंटर्स है यहाँ पर उनका एक रोल जो आता है ना, वो यही है कि वो एक्चुअली स्टूडेंट को बैकअप करते हैं, उनको पुश करते हैं। बस यानी कि हमने टारगेट मीट करवाना होता है। समझ गए हैं पाकिस्तानी अवाम की, हमारी साइकी स्टूडेंट्स की, कि डंडा चलेगा तो फिर ही काम होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी बड़ी अच्छी गपशप हुई सर के साथ, और बड़ी इन्होंने जो है वो मालूमात भी दी कि किस तरह से जो है वो ज़रूरी हैं और कौन सी जो है वो बेहतर जाएगी, किस प्रोफेशन में जो है आप जाना चाहें। तो मेरा ख्याल कि काफ़ी अच्छा सेशन रहा, और उम्मीद करते हैं आपसे भी कि आप जो हैं वो बहुत जल्द सीखने वाले होंगे, सीखेंगे भी, और अपनी जो आगे की ज़िंदगी है, अपना फ्यूचर जो है उसके बारे में फ़ैसला लेने से पहले आप एक अच्छे तरीके से जो है दोनों चीज़ों को जज करने के बाद ही फिर कोई कदम उठाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।